नमस्कार, मेरा नाम नेहा कुमारी है। आज मैं कक्षा 11 का जीव विज्ञान बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का भाग 12 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने एक्सकोमाइसीटीज के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिडियोमाइसीटीज का परिचय ये क्या होता है? बेसिडियोमाइसीटीज शत्रुन फंजाई जिसको क्लब फंगी कहते हैं। इनकी आवास कहाँ होती है? मिट्टी में, लकड़ी में, वृक्ष, दूध, सजीव पौधों में, परजीवी। सामान्य प्रकार क्या है? मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई, पगबॉल, कवक जाल। माइसिलिक कैसे होगा? वो सकित और पटीय होगा जिसको हम लोग ब्रांच्ड और सेप्टेड कहेंगे। पहले हम समझते हैं ये जो क्लब फंगी है उसके आवास, जैसे कि मिट्टी, आपने मिट्टी देखा होगा, लकड़ी देखे होंगे, ठूंठ देखे होंगे। ये परजीवी वैसे पौधे जो किसी पे डिपेंड होते हैं, उन पौधों पर या समान प्रकार पे आप मशरूम में देख सकते हैं, जिसको हम लोग ब्रैकेट फंगी या पफ बॉल भी कहते हैं। इसकी जो माइसिल वो बहुत सकित और पटीय होती है, मतलब कि उसके ब्रांचेज बहुत सेप्टेड भी होते हैं। सोचो, अगर माइसिलिन एक जाल की तरह होगा तो जैसे मशरूम के धागे भी जाल की तरह होंगे जो मिट्टी के अंदर फैलते रहेंगे। कुछ बेसिडो फंजाई सीधे जमीन पर छोटे छोटे टोपियों के जैसे होते हैं, जैसे कि मशरूम। ये मशरूम के रूप में आपको दिखाई देते हैं। वही हमारे खाने वाले मशरूम होते हैं। आप ये मत सोचना कि दूसरे मशरूम की मैं बात कर रही हूँ। जो मशरूम हम लोग खाते हैं, देखते हो टोपी के जैसा बना होता है वो। अब ये माइसिलिन का क्या बात है? तो जड़ जैसे तो दिखने में लगते हैं पर ये असली जड़ नहीं होते। वो जड़ जैसे दिखते हैं बट असली जड़ नहीं होते। यह कवक का भोजन और फैलाव प्रणाली होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो आपने ब्रैकेट फंगी के बारे में पढ़ा जो कि लकड़ी को धीरे धीरे तोड़ती है। इनका काम होता है कि लकड़ी को कितने धीरे धीरे तोड़ सके, और तोड़ने के बाद ये डिकम्पोजर कहलाते हैं। ठीक है, कुछ वैसे भी होते हैं जो पौधों को रोग पैदा करते हैं, जैसे कि पैरासाइटिक, जो किसी पौधों में रोग लाते हैं, जैसे रस्ट आप देख सकते हो, फिर प्यूसिनिया। ये सब जो है रोग, इस तरह के रोग पौधों में लाने का भी काम करते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज अलैंगिक प्रजनन। ये अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार करते हैं इनके बारे में जानिए। अलैंगिक का मतलब हो गया एसेक्सुअल की बात हो रही है। अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं पाए जाते, लेकिन काई खंडन मीन्स फ्रेगमेंटेशंस आमतौर तेज होते हैं। उद्देश्य इनकी होती है नई कवक का जाल और विकास और फैलाव। तो देखिए, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या होता है? कभी कभी एक माइसिलिन का टुकड़ा टक्कर अलग अलग जगह चला जाता है। कैसे जाएगा? कट कर, ठीक है, टूट कर अलग अलग जगह चला जाता है और वहां एक नया कवक जाल निर्माण कर लेता है। इसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। मीन्स कि किसी बड़े चीज का एक छोटा सा टुकड़ा, टूटा हुआ भाग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यह तेज तरीके है फैलाने का और ये बहुत तेजी से इससे हम लोग रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि मेन जैसे सपोज दैट ये हमारा है, इसका एक छोटा सा पार्ट क्या हो गया, टूट के कहीं चला गया, तो फिर वो अपना एक नया दूसरा पौधा तैयार हो गया ना। तो इस तरह से टूट कर चला जाता है। जैसे किसी रुमाल का छोटा टुकड़ा अलग होकर एक नया रुमाल बन जाता है, एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ, तो वैसे ही आप एक कर सकते हो एग्जाम्पल। जैसे एक कागज पर जाल बना दो, ठीक है, और इसको दो हिस्सों में बराबर काट दीजिए।
अब दिखाई देगा कि दोनों हिस्सों में जो नया पैटर्न बन सकता है वो हो गया है एनोलॉजी। अलग अलग पैटर्न बनता है। कुछ जो कवक होते हैं उसमें एसेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं, ठीक है, जिसको अलैंगिक स्पोर्स कहते हैं। पर जो बेसिडोमाइसेट्स है यह काम समान है, इसलिए अलैंगिक प्रजनन अधिक महत्वपूर्ण होता है। मीन्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। सॉरी। अब है कि डेसिडोमाइसीटीज लैंगिक प्रजनन, मतलब कि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक अंग नहीं होते, इनमें कोई लैंगिक अंग नहीं होते। प्रक्रिया क्या होती है, एक होता है प्लाज्मोगाम, ठीक है। प्लाज्मोगैमी में क्या होगा कि विविध स्ट्रेन या जीव प्रकार की दो कोशिकाएं का संलयन, द्विकेंद्रिकी मीन्स डाइकैरियोटिक अवस्था, दो केंद्रक वाली कोशिका, बेसिडियम निर्माण, केंद्रक संलयन मीन्स कायरोगैमी प्लस मेयोसिस। परिणाम क्या होगा, 4 बेसिडोयोस्पोर, जिसको हम लोग बेसिडोस्पोर कहते हैं, वो बनते हैं। अब इसको अच्छे से समझिए। इसमें जो है सेक्सुअल प्रजनन के 4 चरण बुद्ध हैं, ठीक है। पहला जो है हमारा वो है प्लाज्मोगैमी। वो क्या करता है, 2 कोशिका होती है इसमें, वो जिसको साइटोप्लाज्म मिलता है। दूसरा है डाइकैरियोटिक। यह अवस्था हर कोशिका में 2 अलग अलग केंद्रक होते हैं, मतलब कि एक केंद्रक अगर एन है तो दूसरा केंद्रक एन है, 2 अलग अलग केंद्रक होते हैं। फिर है बेसिडियम निर्माण। इसमें क्या होगा कि केंद्रक का संलयन कैरियोगैमी, फिर माइसेसिस होगा, फिर उसके बाद 4 बेसिडोस्पोर्स बनेंगे। अब इसको और आसान से समझिए। सबसे पहले 2 अलग अलग कवक सूत्र लेंगे, मतलब कि 2 स्ट्रेन आपको लेगा, ठीक है। इनकी कोशिकाएं का सारा हिस्सा एक हो सकता है, सेम हो सकता है, तो हम करेंगे क्या, तो आप वहाँ पर हमको प्लाज्मोगैमी करना पड़ेगा, पर उनके नाभिक जो होते हैं न्यूक्ली, वो बहुत अलग अलग रहते हैं। यही डाइकैरियोटिक अवस्था कहलाती है। एक सेल में 2 न्यूक्लियस रहेगा, फिर जब सही समय आता है तो दोनों न्यूक्लियस क्या होगा, मिलकर एक हो जाते हैं। तो जब वो एक हो जाते हैं तो वो हो गया कैरोगैमी, और फिर मायोसिस करेंगे। मायोसिस करने से 4 स्पोर्स बनते हैं, उन्हें हम बेसिडोस्पोर्स कहते हैं, जो बाहर जाके एक्सोजेनस बनकर उड़कर नई जगह बस जाते हैं। जो एनालॉजी होगा वो क्या है भाई, 2 अलग अलग रंग के क्ले होते हैं, समझिए मिट्टी होंगे, उनको आप मिला दीजिए। जब मिलाओगे तो क्या होगा, पहले बाहरी हिस्सा मिलेगा, फिर और अच्छे से मिलाएंगे, पर रंग जो होगा वो अलग रहेंगे। फिर जब मिलकर एक नया रंग बनता है तो उसी नई चीज बनती है। यही क्रमात्मक परिवर्तन है सरल एनकोलॉजी का, ठीक है। मतलब कि सपोज दैट आपने एक मिट्टी का गोला लिया, उनको मिलाते तो क्या होता है, बाहरी रंग मिलता है, फिर अच्छे से मिलाने के बाद उसका रंग चेंज हो जाता है। जस्ट लाइक इसी को एनकोलॉजी कह सकते हैं। तो आपने क्या पढ़ा कि बेसिडियम अक्सर फल, शरीर, बेसिडोक्राफ्ट के नीचे या ऊपर स्थित होते हैं। यही कम होता है कि मशरूम की टोपी के नीचे छोटे छोटे स्पेट्स गिल्स में भी दिखते हैं। आप लोग ने देखा होगा, जब मशरूम आप देखिएगा तो ये वाले पोर्शंस में आपका ऐसे एकदम गिल्स के जैसा दिखाई देता है। अब है बेसिडियोमाइसीटिड संरचना और विशेषताएं इनके क्या हैं। तो हमारा जो बेसिडियम, जिसको हम लोग फलनकार बेसिडोक्राफ्ट में लगा रहता है, बीजाणु क्या होगा, बही बही जड़ती एक्सोजेनवसली कवक जाल, साखित और पटिए पोषण और फैलाव के लिए। अलैंगिक बीजाणु कम, लैंगिक प्रजनन मुख्य होती है। तो आप ये समझो कहना क्या चाहता है।
जो बेसिडोक्राफ्ट है, जो बेसिडोक्राफ्ट है, यह एक बड़ा अंग है जिसे हम मशरूम कहते हैं। समझ लो ये बड़ा अंग है जिसको आपने मशरूम कह दिया, ठीक है। और जो बेसिड्रम है वह बाहर की ओर स्पोर्स बनाता है, और जो बेसिड्रम होगा वो बाहर की तरफ स्पोर बनाएगा। कौन? बेसिडियम। ये बेसिडियम क्या करेगा? बाहर की तरफ स्पोर बनाएगा। इसलिए इन्हें हम लोग एक्सोजेनियस कहा जाता है। ये दोनों चीज को हम लोग फिर क्या कह देंगे? एक्सोजेनियस। इसको हम एक्सोजेनियस कहा जाता है। माइसिन में विभाजन यानी सेप्टा होते हैं, इसलिए उन्हें सेप्टेट कहा जाता है। और माइसिन में सेप्टा प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग सेप्टा कहेंगे। अब आप एक एक्टिविटी कर सकते हो कि मशरूम की टोपी के जो नीचे में स्पोर्स होते हैं उसे आप छापो, ठीक है। छापने के बाद आपको एक स्पोर का प्रिंट दिखने लगेगा। अगर संभव हो तो यह दिखाने से तो आप देख सकते हैं कि उसके स्पोर्स कैसे बने होते हैं। जैसे सपोज दैट आप ये मशरूम ले लो और ये एरिया में आप कलर या कुछ लगा दी और फिर इसको पेज पे छापो, तो देखना किस तरह से वहां पर आपका प्रिंट स्पोर का प्रिंट आएगा, ठीक है। अच्छा, सेप्टेट माइसिलीन का फायदा क्या है पता है आप लोग को? वो कोशिका विभाजन के बाद भी कुछ संरचनात्मक को मजबूती मिलती है उसमें, और चोट लगने पर वो माइसिलीन नष्ट नहीं होता है। ये इसका काम होता है। किसका? सेप्टेट माइसिलीन का। अब है बेसिडोमाइसिटीज। सामान्य उदाहरण इनके क्या है? पहला है अगेरिकस। एगेरिकस जो मशरूम है। फिर है ऑस्ट्रेलैगी जिसको हम लोग केन कह सकते हैं, वो है ब्रेक्ट फंजाई। फिर है पिकिलिया, पिकीसिनिया जिसको हम लोग कीकट फंगस कह सकते हैं। सभी भूमि और पौधों पर पाए जाते हैं। देखो, ये जो एगिरस एग्रीकस है, जिसको ये जो एग्रीकस है, ये एग्रीकस वही खाने वाला मशरूम है जो हम लोग खाते हैं। बट ये जो ये हमारा जो पिकिसिनिया है, वो पिकिसिनिया लाल भूरे धब्बे बनाता है जिसे हम रस्ट कर एक बीमारी है रस्ट, जिसको रस्ट कहा जाता है। ये फसल को नुकसान कर देता है। ये क्या करेगा? रस्ट बनाएगा और वो फसल को नुकसान करेगा। ठीक है। आप समझेंगे कि जो बेसिडोमाइसिटीज का महत्व और उपयोग क्या है। पर्यावरणीय मृत पौधों और लकड़ी का अपघटन, कृषि में कुछ परजीवी पंजाई रोगजनक, खाद्य उपयोग, खाने योग्य मशरूम और अन्य बेसिडोमाइसिटी प्रजनन और जीव विज्ञान अध्ययन में मॉडर्न। तो अब ये समझते हैं, जो हमारा बेसिडो फंजाई हमारे पर्यावरण के सफाई कर्मी होते हैं, ठीक है। ये मृत पत्ते और लकड़ी को तोड़कर मिट्टी में क्या करते हैं? पोषण तत्व लौटाते हैं। पर कुछ ऐसे फंजाई फसलों को बीमार भी कर देते हैं, इसलिए किसान उन्हें रोकना सीखते हैं कि किस तरह से हम उस फंजाई को रोके। खाने वाले मशरूम हमें प्रोटीन देते हैं, इसलिए खाद्य उपयोग में इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आपसे एक सवाल कि अगर कवक ना हो तो क्या होगा? क्या पत्तियां सड़कर ढेर बन जाएगी? पोषण तत्व वापस नहीं मिलेगा? क्या होगा? तो यह एक इकोलॉजिकल रोल है जो हमें समझाने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने बहुत सारे बेसिडो फंजाई का उपयोग दवाइयाँ में, एंजाइम में और बायो रेडिएशन दूषित मिट्टी को साफ करने में भी इस्तेमाल किया है। यह आधुनिक उपयोग के लिए बहुत अच्छा जोड़ होता है।
थोड़ा कंक्लूजन समझेंगे कि हमारा जो बेसिडोमाइसेट्स वो क्लब फंगी कहते हैं, मुख्य रूप से मशरूम, पंप बॉल, ब्रैकेट फंगी। माइसिलीन क्या है? वो सकित और सेप्टेटा होता है, सेप्टेट होता है। वो एसेक्सुअल को कम और फ्रेगमेंटेशन को आम करता है। लैंगिक प्रजनन में प्लास्मोगामी ये कैसे रोल निभा रहे? प्लास्मोगैमी होगा, फिर डायोकैरियोटिक चरण होगा, फिर कैरियोगैमी, माइसेसिस, फिर हमारा बेसिडोस्पोर्स। महत्व इसके क्या है? डिकम्पोजिशंस में खाद्य स्रोत के लिए, कुछ रोगजनक और वैज्ञानिक उपयोगों के लिए। ठीक है, कुछ कॉमन कंफ्यूजन क्या क्या आते हैं कि जो बेसिडोमाइसेट्स पौधे हैं, नहीं, ये पौधे नहीं होते, ये कवक होते जो कि बायोलॉजिकल किंगडम में है। ना पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषण करते, न जानवर की तरह खा पी सकते। क्या सब मशरूम एडिबल होते हैं? नहीं, कुछ जहरीले भी होते हैं, इसलिए बिना जाने खाने का कोई जरूरत नहीं आपको सारे मशरूम, थोड़ा परहेज करो। डाइकैरियोटिक क्या होता है? इससे क्या मतलब है कि एक सेल में एक से ज्यादा दो अलग अलग न्यूक्लियस होना यह एक विशेष स्टेज है जो केवल कुछ कवकों में दिखाई देता है। तो आपका ये कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप सोच सकते हैं कि जो बेसिडोमाइसेट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो फ्रेगमेंटेशन से, यानी माइसिलीन के टुकड़े अलग होकर एक नया जाल बनाते हैं, तभी इसमें रिप्रोडक्शन होता है। बेसिडोस्पोर कहाँ बनते हैं? तो वो हमारा बेसिडियम पर, जो बेसिडोक्राप मशरूम का फल शरीर में होता है, और स्पोर्स बाहरी बनकर निकलते हैं, जिसको हम लोग एक्सोजेनस कहते हैं। फिर है कि डाइकैरियोटिक अवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? यह अलैंगिक जीवन चक्र का एक चरण है जहां दो न्यूक्लियस साथ रहते हैं। इसे जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ती है जब बाद में कैरोगैमी और माइसिस होता है तब। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे चीज है। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्यूटरमाइसेट्स। अगली वीडियो में हम ड्यूटरमाइसेट्स पढ़ेंगे, जिन्हें इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। थैंक यू।